नमस्कार साथियों। अ, टीचर्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीचर्स प्राइम टीचिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम है। सारे टीचिंग एग्जामिनेशंस के अंदर जो है हम लोगों ने सिलेक्शंस दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारा नया प्रयास है ये भी आपको पसंद आएगा। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं कहूँगा ज्योग्राफी का, जिस पर आम तौर पर बच्चे जो है वो ध्यान नहीं देते या मैं यूँ कहूँ कि ध्यान कम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि बेसिक्स जो होता है ज्योग्राफी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में। तो अगर हम बेसिक्स को सही करेंगे ना ज्योग्राफी के अंदर, तो हम आगे कई सारे टॉपिक्स में बहुत इजी फील करेंगे और चीज़ें हम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, है ना? क्योंकि देखिए, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना? और जितनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खुद को थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ ताकि आपको एक विजुअल पिक्चर यहाँ पर मिल पाए एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे कि ये तो आप देख रहे होंगे, एक काफ़ी अच्छा पिक्चर है। मैं थोड़ा सा आपको पहले पेज की तरफ ले जाता हूँ ताकि हम बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करें। अब आप देखिए, यहाँ पर ज्योग्राफी की बेसिक्स की बात हो रही है ना? तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पर वो ये है कि वाई आवर अर्थ इज राउंड और स्फेरिकल। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो ये है कि पृथ्वी गोल क्यों है। देखिए बच्चे, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। हम बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो गोले के आकार जैसी है। ठीक है, एग्जैक्टली स्फेरिकल तो नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, जियोइड एक शेप होता है, जियोइड, है ना? इस शेप की अर्थ मानी जाती है। या फिर अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो मतलब पृथ्वी जो है एग्जैक्ट गोल नहीं है ना? उसी को एक शब्द दिया गया है जिसको हमने नाम दिया जियोइड। अब देखिए, आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि यार पृथ्वी गोल ही क्यों है या गोल जैसी ही क्यों है और कोई आकार क्यों नहीं बना? रेक्टेंगल हो जाता, क्यूबॉइडल हो जाता या कोई सिलिंड्रिकल हो जाता, आखिर स्फेरिकल ही क्यों है? तो देखिए, इसका आंसर है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ग्रेविटी की वजह से अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। अब आपका सवाल होगा कि सर, ग्रेविटी की वजह से जो है अर्थ वो स्फेरिकल कैसे हो गई? तो देखिए, ग्रेविटी जो है वो चारों तरफ से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए कोई सर्कुलर आपने व्हील देखा होगा, बाइसिकल का व्हील आप मान लीजिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये व्हील के अंदर स्पोक्स होते हैं, इस तरीके से देखा होगा आपने, है ना? ये बाइसिकल की क्या है बच्चे? ये व्हील है। अब अगर आपसे मैं एक बात कहूं अर्थ के रेफरेंस में, तो ये हमारा मान लो अर्थ है बच्चे। तो अर्थ की अगर अब मैं ग्रेविटी की बात करूं तो आप देख पा रहे होगे कि ग्रेविटी यूनिफॉर्मली हर एक जगह जो है वो फील होगी, होगी। और देखिए, अगर मैं एक यूनिफॉर्म शेप की बात करूं जहां पर हर एक तरह से यूनिफॉर्मिटी आए, तो वो शेप जो है वो केवल और केवल स्फेरिकल शेप का होगा या स्फेयर का होगा। ठीक है, इसी बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बाइसिकल व्हील के एग्जाम्पल से। अर्थ को हम कह सकते हो, कंपेयर कर सकते हैं अर्थ की ग्रेविटी और बाइसिकल के अंदर जो स्पोक्स होते हैं उनको। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अ प्लैनेट इज राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अ प्लैनेट्स ग्रेविटी पुल्स, ये देखिए आप, अ प्लैनेट ग्रेविटी पुल्स इक्वली फ्रॉम ऑल द साइड्स। देखिए, ग्रेविटी पुल्स फ्रॉम द सेंटर टू द एजेस लाइक स्पोक्स ऑफ अ बाइसिकल व्हील, देखा आपने? दिस मेक्स द ओवरऑल शेप ऑफ प्लैनेट अ स्फेयर विच इज थ्री डायमेंशनल सर्किल। देखिए, ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कई बार, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये थ्री डायमेंशनल सर्कल क्या लिख दिया। देखिए, थ्री डायमेंशनल सर्कल कुछ नहीं है। थ्री डायमेंशनल सर्कल का मतलब यहाँ पर है कि स्फेरिकल शेप की हम बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हिंदी में अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो उसी चीज को हिंदी में लिख दिया, गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह गोल होता है या गोल है। एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सभी तरफ से समान रूप से खींचता है। गुरुत्वाकर्षण साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह केंद्र से किनारों तक खींचता है। यह ग्रह के
समग्र आकार को एक गोलाकार बनाता है जो एक त्रिआयामी वृत्त है। थ्री डायमेंशनल सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर। अब एक चीज सुनिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं आपके लिए यहाँ पर लाऊंगा और आपको मैं अभी जो है उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, बाकी डिटेल में हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे इस बात की। वो ये है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब देखिए मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मिक्सर ग्राइंडर आप सभी के घर में होगा, मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्सर ग्राइंडर जब घूमता है बच्चे, तो आपने देखा होगा कि साइड में चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, देखा होगा। तो आखिर सवाल ये पैदा होता है कि साइड में चीजें इकट्ठी क्यों हो रही हैं। ठीक है, ये तो था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आप सभी के घरों में वॉशिंग मशीन भी होगा। वॉशिंग मशीन में आप देखते होंगे कि एक ना विंटर के टाइम में ज्यादा यूजफुल होता है, वो आप ज्यादा समझेंगे इसलिए मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। विंटर के टाइम में एक आपने यूज भी किया होगा या आपको अनुभव भी होगा इसका, कि कपड़े सुखाने की मशीन होती है जो बहुत तेजी से स्पिन होता है। और जब वो तेजी से स्पिन हो रहा होता है ना, तो एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो वो क्या होता है बच्चे, जब भी कोई चीज घूमती है, अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ रोटेट हो रहा है। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा प्यारे बच्चे, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है ना। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट्स डेविएशन फ्रॉम स्फेरिकल स्टेम्स फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स caused by rotation around its north-south axis. This force deforms the sphere into oblate एलिप्सॉइड। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे कि पृथ्वी जो है ना, ये देखिए, पृथ्वी के बारे में आप एक चीज जान लीजिए कि जो ये पोल्स हैं बच्चे, ये जो दोनों पोल्स हैं, आप देख पा रहे होगे कि इन पोल्स पर ना पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये चपटी कैसे हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से साइडवेज एक फोर्स लगता है। तो प्यारे बच्चे, अर्थ के साइडवेज में अगर फोर्स लगेगा तो अर्थ जो है वो चपटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी वजह से साइडवेज जो रेडियस है वो बड़े हैं और जो पोल वाले रेडियस हैं वो छोटे हैं। समझ में बात आ रही है मेरी? ठीक है, इसी बात को देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, गोलाकार आकार से पृथ्वी का अधिकांश विचलन इसके उत्तर दक्षिण अक्ष के चारों ओर घूमने के कारण केंद्रापराशक बल से आता है। यह बल गोले को एक चपटा, ये देखिए चपटा आ गया, चपटा दीर्घ वृत्ताकार में विरूपित कर देता है। फाइन, ओके, नेक्स्ट। ये देखिए एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर आप देखें, देखिए ये देखिए प्यारे बच्चे, ये क्या है, मैं थोड़ा सा स्मॉल करता हूं। हाँ, ठीक है, देखना अभी। अभी प्यारे बच्चे आप देख पा रहे हो कि ये जो पोलर डायमीटर है, ये देखो आप, तो ये क्या है बच्चे, 12,714 किलोमीटर। और आप ये देखो 12,756 किलोमीटर। तो बट ऑब्वियस है कि जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो ज्यादा है किसकी तुलना में बच्चे, पोलर डायमीटर के। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में बात आ रही है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वेरी असेंशियल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वेरी असेंशियल, है ना। अब ये असेंशियल क्यों है बच्चे, ये असेंशियल इसलिए है क्योंकि, मतलब असेंशियल इन द सेंस कि पृथ्वी पर ये क्यों काम कर रहा है, बिकॉज रोटेशन हो रहा है। जहां कहीं भी रोटेशन होगा वहां पर इस तरीके के फोर्सेस आप देख पाओगे और आप देखते भी होगे। अब इस चीज को आप समझ चुके हैं। यहां पर एक चीज बहुत आसानी से आपके समझ आ रही है कि इक्वेटोरियल डायमीटर क्यों अधिक होगा पोलर डायमीटर से। फाइन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कुछ बेसिक्स की बात की थी, तो पहला जो पॉइंट था वो ये था कि अर्थ स्फेरिकल क्यों है। तो शायद अभी तक उसका आंसर आपको मिल गया होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट वाज कि अर्थ स्फेरिकल क्यों है, तो उसका आंसर हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। फाइन। दूसरा फिर हमने देखा कि क्यों आखिर ऐसा है कि जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो अधिक है पोलर डायमीटर से, जैसा कि आपने देखा। तो उसका आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब यहां पर चीजें आ रही हैं कि अर्थ रोटेट क्यों करता है।
पहला सवाल जो अब नेक्स्ट बन चुका है वो ये है कि अर्थ रोटेट क्यों कर रहा है ना? कोई तो कारण होगी कि अर्थ रोटेट कर रहा है। तो आप देखो, अर्थ क्यों रोटेट कर रहा है, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप ये बता सकते हो कि अर्थ इसलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि अर्थ एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह यहाँ पर आप देखोगे, और आप ये कह सकते हो कि अर्थ के रोटेशन का कारण ये है क्योंकि देखिए जब सोलर सिस्टम बना, या फिर मैं यूं कहूं कि जो हमारा गैलेक्सी बना, या यूं मैं कहूं कि जो यूनिवर्स की जो स्टार्टिंग पॉइंट आप कहते हो वो कहाँ से आया, है ना? तो ये अभी भी देखिए एग्जैक्टली चीजें पता नहीं है, अभी भी रिसर्च चल रहा है। अगर आपको याद हो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हिग्स बोसॉन का, गॉड पार्टिकल, अगर आपको ध्यान हो कि भाई यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से आए, उनकी स्टार्टिंग क्या थी, तो अभी भी ये बहुत क्लियर नहीं है। मगर हाँ, थोड़ी बहुत बातें साइंटिस्ट कहते हैं कि ये चीजें क्यों आई, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अर्थ कितने समय पहले जो है अर्थ की एग्जिस्टेंस सामने आती है, तो वो है बच्चे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिलियन मतलब अरब, बिलियन मतलब हिंदी के बच्चे अरब। तो व्हेन आवर सोलर सिस्टम फॉर्म्ड आउट ऑफ अ गैस क्लाउड कॉल्ड नेबुला, देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जिस चीज से हम बने, यानी जिस गैस क्लाउड से हम बने, वो कौन सा गैस क्लाउड है प्यारे बच्चे, तो आप बोलोगे नेबुला। ठीक है, देयर वॉज लॉट्स ऑफ डस्ट एंड गैस कमिंग आउट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए क्या हुआ, बहुत सारे गैस थे, अब वो धीरे धीरे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में थोड़े से नजदीक आते गए। क्लियर? अब देखिए, द डस्ट एंड गैस वॉज ऑलरेडी मूविंग अराउंड इन अ सर्कल, इस तरीके से वो मूव कर रहे थे। एज इट ऑल क्लम्प टुगेदर, जैसे कि मैंने यहां पर देखो क्लम्प किया है कि नहीं किया, टू फॉर्म द सन एंड प्लैनेट्स, दीज न्यू ऑब्जेक्ट्स स्टार्टेड टू स्पिन। जैसे कि मैंने कहा, ये रोटेट हो रहे थे। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कह लो या आप जो भी कह लो, अभी भी वैसे एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अब जैसे कि आप पूछ सकते हो मेरे से कि सर ये रोटेट क्यों हो रहे हैं, तो देखिए अभी भी बहुत कुछ एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते क्योंकि अभी भी ये रिसर्च का विषय है। मगर जितना भी साइंटिस्ट को पता लगा है अभी तक, वो यही कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंपॉर्टेंट फोर्स रहा है इन चीजों को एक साथ लाने में। और जब ये एक साथ आने लग गए ना, वहीं से कहीं ना कहीं इन चीजों की शुरुआत मानी जाती है, जो कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। फाइन, ओके, नेक्स्ट। ये देखिए आप, पृथ्वी का जन्म 4.5 अरब साल पहले हुआ था, जब हमारा सौर मंडल एक गैस बादल से बना था जिसे नेबुला कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण, देखा आपने, गुरुत्वाकर्षण बल अगेन आ गया यहाँ पर, के कारण बहुत सारी धूल और गैस एक साथ आ रही थी। धूल और गैस पहले से ही एक घेरे में घूम रही थी। अब देखिए ये क्यों घूम रही हैं, ये अभी भी रिसर्च का विषय है। क्यों घूम रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, बट अभी भी एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है। जैसे कि एक मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप समझ जाओगे कि कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी साइंटिस्टों को। अर्थ पर सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? अगर मैं एटम के अंदर जाऊं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। मगर बच्चे इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीजें आजकल डिस्कवर हो रही हैं, पाई, पाई मेजॉन्स और बाकी सारी चीजें। तो अभी भी एग्जैक्टली नहीं पता है वैज्ञानिकों को कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, और ये बने क्यों, है कि नहीं, ये बने क्यों बच्चे, ये भी तो एक एसेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि ये बने ही क्यों, एटम्स क्यों बने, है ना? तो बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं जो इस तरीके से अनआंसर्ड हैं, और उसी को जो है साइंटिस्ट या साइंटिफिक कम्युनिटी उसके आंसर्स के पीछे काम करती है। फाइन, ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर किस तरीके से यहाँ पर, है ना? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो ये है बच्चे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम को बड़ा कर दूं। हाँ, देखिए प्यारे बच्चे, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अर्थ के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि अर्थ टिल्टेड है। अर्थ क्या है बच्चे? टिल्टेड है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अर्थ टिल्टेड कैसे है, मतलब यूं कि ये हमारी अर्थ है, ये सीधी क्यों नहीं है भाई, ये टेढ़ी क्यों है, टिल्टेड क्यों है? तो देखिए इसका आंसर आपको बड़े ही मतलब फनी लग सकता है या बहुत ही मजेदार लग सकता है। वो ये कि अर्थ एक्चुअली में टेढ़ा हुआ है, हमारे जो चंदा मामा का फॉर्मेशन आप देखते हो ना, और जो हमारी अर्थ का टिल्टिंग है वो लगभग एक ही चीज है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, मान लीजिए ये कोई इस तरीके से बकेट आपने फुल कर दिया पानी से, फाइन, और आप यहाँ पर खड़े हो।
अब कोई बड़ी सी चीज आएगी और इस बकेट में गिरेगी तो बट ऑब्वियस है उसका छींटा बाहर निकलेगा। मानते हो आप? तो बच्चे लगभग कुछ ऐसा ही हुआ। अर्थ ऐसे थी, आपको पता है कि शुरुआती टाइम पर अर्थ मॉल्टन स्टेट में थी। बाहर से एक सेलेस्टियल बॉडी आई, कोई पिंड आया, ठीक है। वो यहाँ पर आकर के टकराता है अर्थ से, और अर्थ से, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अर्थ से कुछ चीजें बाहर आ गई। क्योंकि आपको पता है कि जब लिक्विड पर कोई चीज बाहर से आएगी तो बाहर आएगी ना। तो ये बाहर आ गई, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये घूमते घूमते इसने चंद्रमा यानी कि मून का शेप ले लिया। यानी कि प्यारे बच्चे, ये जो मून आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। हाँ, तो जो ये मून आप देख रहे हो प्यारे बच्चे, ये मून कैसे बना है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो इस बात को कि पृथ्वी पर कुछ आया था, ठीक है, वो टकराया, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि एक थिया नाम का कुछ इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस इम्पैक्ट की वजह से कुछ बाहर निकला और फिर बाद में वही मून की तरह गोल गोल घूमता चला गया। तो आप देखिए, द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, देखिए हाइपोथेसिस है, समटाइम्स कॉल्ड बिग स्प्लैश, देखा आपने, और द थिया इम्पैक्ट suggests that moon formed from the ejection of a collision between the proto earth, देखा आपने, अर्थ की जो शुरुआती फॉर्म थी उसमें और मार्स साइज प्लैनेट, एक कहते हैं कि ये जो थिया था ये मार्स के लगभग आकार का था, है ना। अप्रोक्सीमेटली कब बच्चे? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कुछ याद आया? यानी कि आप कह सकते हो कि जब फॉर्मेशन हो रही थी ना, उसी टाइम पर ये चंद्रमा बन गया। कितने साल पहले प्यारे बच्चे? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। विशाल प्रभाव की परिकल्पना, जिसे कभी कभी बिग स्प्लैश या थिया इम्पैक्ट भी कहा जाता है, से पता चलता है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले प्रोटो अर्थ और मंगल के आकार के ग्रह के बीच टकराव के इजेक्टा से चंद्रमा का निर्माण हुआ था। तो आपने अभी तक क्या क्या चीजें बेसिक सीख ली प्यारे बच्चे? पहली चीज तो ये सीखी कि पृथ्वी गोल क्यों है ना। दूसरा ये सीखा कि जो हमारा इक्वेटर का डायमीटर है वो अधिक क्यों है, पोलर डायमीटर जो है वो शॉर्टेंड क्यों है, मतलब छोटा क्यों है। उसके बाद आपने ये सीखा कि अर्थ जो है वो बना कैसे है। उसके बाद आपने ये भी सीख लिया कि अर्थ जो है वो टिल्टेड क्यों है। ओके। ओके। तो बच्चे, इस टॉपिक को हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। आपको मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये देखिए आप। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो आप, ये देखिए आप, देखा आपने? तो एक थिया नाम का कोई बाहर का सेलेस्टियल बॉडी है, वो अर्थ पर आकर के टकराएगा और कुछ ऐसा इम्पैक्ट आएगा, देखो आप इम्पैक्ट। फिर वो डिस्क ऑफ डेब्रीज वो बाहर धीरे धीरे घूम रही है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बच्चे वो मून बन जाएगी। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद देखिए आप, ये देखिए, इसी की बात मैं कर रहा था, ये देखिए। हाँ, तो ये अपनी अर्थ है, और ये जो टिल्टिंग है बच्चे, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ की ये टिल्टिंग क्यों है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मून। ये जो 23.5 डिग्री का जो ये टिल्ट है, ये डेवलप हुआ है। क्लियर? ओके। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चे, अगर आपको समझ आ जाए तो मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए, अर्थ के जो सीजन्स हैं, है ना, वो क्यों होते हैं, मतलब मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि अर्थ के जो सीजन्स हैं उनका लॉजिक क्या है, वो क्यों बनते हैं, है ना। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, कई बड़े बुजुर्ग आपको कहते होंगे कि बेटा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, बहुत सारी बातें वो कहते हैं। बट उसका एक देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। हमारी अर्थ जो है वो यूं थी, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा, मतलब कुछ ऐसे रही होगी। लेकिन एक थिया नाम का इम्पैक्ट आया जिसने अर्थ को क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया। ठीक। अब अर्थ को टिल्ट कर दिया प्यारे बच्चे, तो अब आप समझो, मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपको पता ना हो। अर्थ पर जो सीजन्स होते हैं, जो ऋतुएं होती हैं ना, अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होता तो ऋतुएं भी नहीं होती। ये बात आप प्लीज दिमाग में बिठा लीजिए कि अर्थ के अंदर सीजन्स होने का जो प्राइम कारण है वो है टिल्टिंग ऑफ अर्थ। समझ पा रहे हैं आप देखो, अर्थ के टिल्टिंग की वजह से ही तो, आप देखो इस एरिया में क्या है बच्चे? समर सीजन। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया सन के नजदीक है, और ये वाला एरिया देखो यहाँ पर टिल्टेड रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, तो ये वाला एरिया कैसा होगा? विंटर का होगा। क्लियर है क्या? ओके। नेक्स्ट, ये देखिए आप, इस चीज को हम समझते हैं बहुत ध्यान से। चार
पोजीशंस मैंने यहाँ पर दिखाई हैं सन के एस्पेक्ट में या रिस्पेक्ट में अर्थ की, वो क्या है देखिए। ये जो है इसको हम कहते हैं दिसंबर सॉल्स्टाइस, इसको हम कहते हैं मार्च इक्विनॉक्स, इस पोजीशन को कहते हैं जून सॉल्स्टाइस, और इसको कहते हैं सितंबर इक्विनॉक्स। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हो सॉल्स्टाइस में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जून का महीना है, इंडियन वेदर और इंडियन क्लाइमेट को अगर हम ध्यान में रखें उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। जून का महीना बहुत गर्मी का मौसम होता है। तो जब गर्मी का मौसम होगा प्यारे बच्चे, तो इतना तो आप जानते हो दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा प्यारे बच्चे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है, जो लार्जेस्ट डे होगा वो जून में होगा, 21 जून को, है ना। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबी या सबसे लंबा दिन होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं, 24 घंटे का टोटल डे एंड नाइट होता है। अब 24 घंटे में अगर सबसे लंबा दिन जून 21 को है, तो क्या 21 जून को ही सबसे छोटी रात होगी? क्योंकि देखो दोनों मिल करके तो 24 घंटे ही बनने हैं। आई रिपीट कि 21 जून को सबसे लंबा दिन है, ये हमें पता है। अब टोटल दिन और रात जो मिलते हैं वो 24 घंटे के होने चाहिए। तो अगर 21 जून को सबसे लंबी या सबसे बड़ा दिन है या सबसे लंबा दिन है, तो उस दिन जो रात होगी वो सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक इसका उल्टा यहाँ पर होता है। देखो, दिसंबर ठंड का महीना, ठंड का जो महीना होगा वहां पर आप जानते हो कि दिन जो है वो छोटे होंगे, रात जो है वो लंबी होगी। तो दिसंबर के महीने में क्या होगा कि जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाएंगे, रात जो है वो लंबे हो जाएंगे। उसी को हम कहते हैं दिसंबर सॉल्स्टाइस। और जब दिन की बात करें, जब दिन लंबे हैं रात छोटे हैं, उसको हम कहेंगे जून सॉल्स्टाइस। इजी है? ओके। अब मेरी बात सुनना, मार्च इक्विनॉक्स में क्या हो रहा है और सितंबर इक्विनॉक्स में क्या होता है। देखो, मार्च और सितंबर का महीना वैसा महीना है जब दिन और रात का ड्यूरेशन लगभग बराबर हो जाता है। आप याद करिए, मार्च में और सितंबर में क्या होता है, दिन और रात का ड्यूरेशन लगभग इक्वल होता है। मानते हो आप? मतलब लगभग लगभग अगर आप महसूस करो, तो मार्च के अंदर अगर आपको पता है, जिसको हम इक्विनॉक्स कह रहे हैं, इस दिन दिन और रात बराबर होंगे, और सितंबर वाले दिन भी दिन और रात बराबर होंगे। आई रिपीट, जून सॉल्स्टाइस के अंदर क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा और उसी दिन सबसे छोटी रात भी होगी। लेकिन अगर मैं दिसंबर सॉल्स्टाइस की बात करूं, तो उस दिन दिन बहुत छोटा होगा लेकिन रात बहुत लंबी होगी। क्लियर है? और मार्च इक्विनॉक्स की अगर हम बात करें, सितंबर इक्विनॉक्स की, इस दिन दोनों जगहों की मैं बात कर रहा हूं, इस दिन और रात बराबर होंगे। क्लियर है क्या? तो बच्चे, आज हम लोगों ने बेसिक्स को कवर किया है ज्योग्राफी के। ठीक है? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बार जरा मैं अपने आप को यहाँ पर वापस ले आता हूँ। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। देखिए, हमारा एक इनिशिएटिव है ये आपको काफी अच्छा लगेगा, चीजें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूँ। उम्मीद जो है आपकी जो भी है उस पर हम खरा उतरेंगे, और जो बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं, और भविष्य में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स हम बनाने वाले हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो बच्चे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें आप हमारे साथ, है ना। इसको आप जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करें, है ना। चीज़ों को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, क्योंकि देखिए उससे एक मोटिवेशन मिलता है, उससे काम करने में ना और मज़ा आता है। ठीक है? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछें। ठीक है? मेल के द्वारा या कमेंट, जहाँ भी आपको मौका मिलता है पब्लिक फोरम पर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।